नमस्कार, स्वागत है आपका अपना हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ कायनात अंसारी। हरियाणा की मनोहर सरकार सबका साथ, सबका विश्वास के और सबका विकास करने के वादे के साथ जो है सत्ता में आई थी। लगातार प्रदेश सरकार जो है, मनोहर सरकार, इस वादे के साथ आगे बढ़ भी रही है। लेकिन प्रदेश के अभी भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जो विकास से अछूते हैं। जनता विकास और वादों के पूरे होने का इंतजार कर रही है। आज हम जिस विधानसभा क्षेत्र की बात करने वाले हैं वो बीजेपी के विधायक का ही विधानसभा क्षेत्र है। आज हम फरीदाबाद के तिगांव विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे। यहां पर जानेंगे विकास का हाल। तो जनता वादों के पूरे होने का इंतजार तो कर ही रही है और उसे भरोसा भी है कि ये वादे पूरे भी होंगे। लेकिन अब बेहद कम वक्त बचा है यहां पर मौजूदा सरकार के कार्यकाल के पूरा होने में। आज की खास चर्चा में हम बात करने वाले हैं फरीदाबाद के तिगांव से विधायक राजेश नागर से, जो जनता को जनार्दन का दर्जा देते हैं, हर समस्या में जनता के साथ खड़े होने का दम भरते हैं। लेकिन उनके विधानसभा क्षेत्र में कुछ ऐसे मुद्दे और समस्याएं हैं जो जवाब चाहती हैं, समाधान चाहती हैं। तो चलिए उन्हीं की जुबानी हम जानेंगे कि आखिर उनके लिए ये विधानसभा क्षेत्र जो है विकास के पैरामीटर पर कहां ठहरता है, आखिर उनके इलाके में कितना विकास हुआ है, किस वजह से कुछ इलाके विकास से अछूते रह गए। तो विधायक के कामों का जो रिपोर्ट कार्ड है उसे हम यहां आपको दिखा रहे हैं। हर साल आदर्श ग्राम विधायक योजना के तहत 16 गांव में 2-2 करोड़ रुपए का विकास कार्यों का शुभारंभ किया है और जिला योजनाकार स्कीम डी प्लान के तहत 5 करोड़ के कार्यों का उद्घाटन। 300 करोड़ की लागत से ग्रेटर फरीदाबाद में कन्वेंशन हॉल, ग्रेटर फरीदाबाद के लिए फायर स्टेशन और बड़े अस्पताल की फाइल फाइनल स्टेज पर है। गांव तिगांव में सीएचसी से पीएचसी अस्पताल का निर्माण करवाया। तिगांव कॉलेज का नाम शहीद स्मारक पर रखा और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स शुरू किए। तिगांव में हरियाणा की सबसे बड़ी आईटीआई बनकर तैयार है। सेक्टर 31 में इंडोर स्टेडियम का निर्माण पूरा हो चुका है। तो कुछ विकास परियोजनाएं पूरी हो चुकी है तो कुछ अभी यहाँ पर प्रोसेस में है। तो बस्तियों में पानी निकासी और सड़कों की समस्या जो है एक बड़ा मुद्दा बनी हुई है। अमृत कुंड योजना का काम अभी अधूरा है। फैमिली आईडी बनवाने में भी लोगों को समस्या पेश आ रही है। तिगांव में अवैध कॉलोनियों का बोलबाला है, ये एक बड़ी समस्या तिगांव में बनी हुई है। सोसाइटी में बिजली पानी की समस्या से लोग परेशान हैं। तो तिगांव विधानसभा विकास के दौड़ में कितना आगे बढ़ गया है और अभी कितना पिछड़ा हुआ है, इन सभी बातों और सवालों के जवाब हम लेंगे खुद विधायक राजेश नागर से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। धन्यवाद सर। जैसे हम यहाँ पर आपके विधानसभा क्षेत्र को लेकर बात कर रहे हैं, विकास के कार्य तो आपके द्वारा कई करवाए गए हैं, लेकिन कई समस्याएं अभी भी यहाँ पर सामने दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले हम आपसे ही जानना चाहेंगे कि विकास कितना आपने करवाया है तिगांव के अंदर और अभी कौन कौन से ऐसे कार्य योजनाएं हैं जो पाइपलाइन में हैं। देखो, विकास की अगर हम बात करें 2014 से पहले गांव में बिजली की बात करें, 2014 से पहले गांव में 8 से 7 घंटे बिजली आया करती थी और अब 24 घंटे गांव में बिजली मिल रही है। और अगर हम सड़कों की बात करें तो जो हमारी मेन सड़कें हैं फरीदाबाद की, जो खेड़ी पुल से मझावली जा रही है, उसका 108 करोड़ का टेंडर हो चुका है। उसका काम चल रहा है, आधे से ज्यादा काम उसका हो भी चुका है और जल्दी वो रोड बनकर तैयार हो जाएगी जो मझावली पुल को जोड़ेगी और बाद में यूपी तक हो जाएगी। उसके अलावा एक दूसरी सड़क जो हमारी फरीदाबाद से तिगांव जाती है, उसका भी काम तेजी से चल रहा है। 4 लेन वो रोड बन रही है और उसका भी काम जल्दी पूरा होने जा रहा है। एक ददसिया के लिए जो खेड़ी पुल से ददसिया जाती है, उसका भी टेंडर हो चुका है, उसका भी काम चालू हो चुका है, वो जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी। इसी तरह से जो बल्लभगढ़ से तिगांव होते हुए मझावली रोड जाती है, उसका भी टेंडर हो चुका है, वो भी काम तेजी से चल रहा है, वो पूरा हो जाएगा। तिगांव की बात करें, तिगांव में सीवर लाइन का काम पूरा हो चुका है तो उसको वो भी जल्दी पूरा हो जाएगा। कॉलेज की बात करें, हमारी बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए नचौली में कॉलेज बनकर तैयार हो चुका है, उसमें एडमिशन भी हो गए हैं और वो जल्दी उसमें मतलब पढ़ाई चालू हो गई है। आईटीआई, तिगांव की आईटीआई भी बनकर तैयार हो गई है, डिजिटल आईटीआई, उसमें 54 ट्रेड है, उसका भी एडमिशन हो गए, होने चालू हो गए, वहाँ पढ़ाई चालू हो गई है। और हमारे कई स्कूल को अपग्रेड कर दिया गया है, जैसे बड़ौली का स्कूल है वो 12th तक हो गया है। तिगांव में मॉडल संस्कृति स्कूल बनकर तैयार हो गया है जो
को एजुकेशन उसमें हो रही है, बच्चियां और बच्चे हमारे उसमें पढ़ रहे हैं और इंग्लिश मीडियम में सीबीएसई पैटर्न पर उसकी पढ़ाई हो रही है। और हमारे जो गांव का कॉलेज बहुत पुराना कॉलेज है, उसमें नए 4 नए कोर्सेज ऐड किए गए हैं। इग्नो की क्लासेस के लिए भी आवेदन दे दिया गया और जल्दी इग्नो की क्लासेस भी वहाँ लगनी चालू हो जाएगी। इसी तरह से बहुत सारी बात है, जैसे 2 सब स्टेशन हमारे बिजली के एक सेक्टर 37 में बनकर तैयार हो गया है। जो बिजली की समस्या थोड़ी बहुत रहती थी उधर बसंतपुर साइड और तिलपत साइड, वो भी दूर हो गई है। एक 78 सेक्टर भतोले में सब स्टेशन बनकर तैयार हो गया है। उसका भी से भी जो बिजली की तो समस्या थोड़ी बहुत कभी गर्मियों में रहती तो वो दूर हो जाएगी। इस तरह से बहुत सारे काम है, अगर मैं गिनवाने लग जाऊं तो बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, नहीं उपलब्धियां आपने बहुत सारी यहाँ पर बताई हैं कि आपके द्वारा कौन कौन से यहाँ पर विकास के कार्य करवाए गए हैं और कितने अभी जल्द ही पूरे हो जाएंगे। लेकिन समस्या यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो अभी बहुत ज्यादा ये नहीं है कि खत्म हो चुकी हैं, अभी भी समस्या सामने बनी हुई है। पहली समस्या यहाँ पर जो निकल के सामने आती है, अवैध कॉलोनी का जाल है, यहाँ पर लगातार ये बनी हुई है। आखिर ये समस्या कब सुलझ पाएगी और क्यों नहीं सुलझ पाई अब तक? देखो, अवैध कॉलोनियों के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी अवैध कॉलोनी काट रहे हैं उनके खिलाफ केसेस भी बनाए हैं, रजिस्ट्रियां उनकी बंद कर दी है। अब आईडी पर प्रॉपर्टी आईडी से रजिस्ट्री हो रही है, हर एक कोई आदमी रजिस्ट्री नहीं कर सकता, तो वो उस पर चेक लगा है। और जो पहले कॉलोनियां हमारी अवैध थी, जो पहले बनी थी, जो 15-20 साल पहले बनी थी, उनको अप्रूव कर दिया गया। उनमें अप्रूव करके जो सारी सुविधाएं जो उनको नहीं मिल पाती थी, सीवर की, पानी की, बिजली की, वो सारी सड़क की, वो सारी सुविधाएं उनको मिलेंगी। और बहुत सारी कॉलोनी हमारे मुख्यमंत्री ने तिगांव विधानसभा में भी और पूरे हरियाणा में अप्रूव करी है, जिससे जो परिवार के लोग जो वहाँ रहते थे, लोग जो वहाँ गरीब लोग रहते थे, उनको सारी सुख सुविधाएं मिले। तो सर, आप ये कह रहे हैं कि जो तिगांव में अवैध कॉलोनी की समस्या है उसे सरकार जो है अप्रूव करने के बाद जो है वैध कॉलोनी बना करके खत्म कर देगी? हाँ, जो पहले बनी थी, अब आगे तो कोई बनी नहीं रही, उन पे तो रोक लगा दी है। तो इतनी ऐसी कौन सी कितनी कॉलोनियां हैं सर जो यहाँ पर अप्रूव होने वाली हैं, जो वैध हो जाएंगी अवैध से? काफी कॉलोनी है ऐसे बहुत जो अप्रूव हो गई है, जो जिनकी फाइल चंडीगढ़ से अप्रूव होकर आ गई है, और जो रह भी गई है उनकी भी फिजिबिलिटी देखते हुए उनकी जो भी और पैरामीटर्स है, नॉर्म्स है, वो फुलफिल कर देंगे, तो उनको भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पास कर देंगे। आपके क्षेत्र में एक और जो समस्या सामने आती है, पानी निकासी और सड़कों की समस्या है। सड़कों का मैंने अभी बताया कि सड़कों का जाल पूरा हमारे तिगांव विधानसभा में बिछ रहा है, उसका काम तेजी से चल रहा है और जल्दी सारी सड़कें पूरी हो जाएंगी। 25 करोड़ की सड़कें हमें एक बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी, जो रह भी थी, और 25 करोड़ की और सड़कों के लिए उन्होंने कह दिया है कि 25 करोड़ की और सड़कों का आप वो दे, जो खराब है, बननी है या रिपेयर होनी है, नई बननी है। और एक 25 किलोमीटर की हर विधानसभा को, हर एक विधायक को सड़कें दी है, जो खेत खलिहान में जो कच्चे रास्ते थे हमारे 2 क्रम के या उससे 3 क्रम के या 4 क्रम के, उनको भी उनका भी काम जल्दी से पूरा हो जाएगा। उनका काम ज्यादातर सभी के अप्रूवल आ गए और उनको वो भी पूरे जल्दी बनकर तैयार हो जाए। नागर जी, जब आप विधायक बने उससे पहले अगर यहाँ तस्वीर हम देखें तिगांव की, तो वो किस प्रकार की आप बताएंगे कि किस तरह की दिखाई देती थी? और 5 साल का अब आपका भी कार्यकाल जल्द ही पूरा हो जाएगा, इस दौरान वो कितनी बदल गई है? कितना संतुष्ट यहाँ स्थानीय जनता हुई है आपके विधानसभा क्षेत्र की? देखो, पहले हम 2014 से पहले की बात करें तो 2014 से पहले हमारे जो इसको फरीदाबाद, हमारे तिगांव विधानसभा को फरीदाबाद से जोड़ने के लिए एक बीच में आगरा कैनाल आती है, तो आगरा कैनाल को क्रॉस करने के लिए पहले 1 या 2 पुल ही हुआ करते थे। अब 8 से 10 पुल यहाँ पर बन गए। कनेक्टिविटी इतनी सुगम होगी, इतनी अच्छी हो गई है। पहले घंटों जाम लगा करता था बेड़ी पुल पर, पल्ला पुल पर और क्या नाम है, ये बड़ौली पुल पर। अब ये 8-10 पुल बन गए हैं और भी पुल इन पाइपलाइन में वो बन जाएंगे। कनेक्टिविटी इतनी अच्छी हो गई है। बिजली का मैंने आपको बताया 2014 से पहले गांव में 8 से 7 घंटे बिजली आया करती थी, अब 24 घंटे बिजली मिल रही है। सड़कों की बात करें, सभी गाँव में सड़कों का काम तेजी से चल रहा है। स्कूल की बात करें, स्कूल अपग्रेड, जैसे मैंने बताया, बड़ौली का अपग्रेड हो गया है, आपका गरोड़ा का अपग्रेड हो गया है, चांदपुर का अपग्रेड हो गया, माधपुर का अपग्रेड हो गया, कई स्कूलों की नई बिल्डिंग बन गई है, फरीदपुर की, तिगांव की नई बिल्डिंग बन गई है। तिगांव में लड़कियों के स्कूल की बिल्डिंग का काम
टेंडर हो चुका है, जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी। बस की बात करें, पहले बल्लभगढ़ से अगर तिगांव मझाली जाना हुआ करता था तो दिन में 4 या 5 बस के चक्कर लगा करते थे। और हर 5 मिनट में, हर 10 मिनट में बल्लभगढ़ से तिगांव मझाली बस हमारी चल रही है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब आप यहाँ पर आपने कमान संभाली थी गांव की, उससे पहले ललित नागर यहाँ पर विधायक थे कांग्रेस के, तो उनके कार्यकाल में कोई यहाँ पर काम नहीं करवाया गया और जो कुछ करवाया गया आपके द्वारा ही अभी करवाया गया है विकास के लिए? हाँ, ये तो आप लोग आपको जनता से भी पूछ सकते हैं कि जितना विकास कार्य हमारी सरकार ने किया है 2014 से पहले की भी अगर बात करें, एम्स की बात करें, पहले पूरे भारत में कितने एम्स थे और आज कितने एम्स हैं। अगर आप एयरपोर्ट की बात करें, पहले कितने एयरपोर्ट थे और आज कितने एयरपोर्ट हैं। अगर हाईवे की बात करें, पहले 15 से 14 किलोमीटर हाईवे एक दिन में एवरेज आती थी, 50 से 70 किलोमीटर की एवरेज आ रही है। बहुत सारे काम हमारी केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार कराती है। सर, वो बात ठीक है, देश तरक्की कर रहा है, प्रदेश भी तरक्की कर रहा है, लेकिन जब बात यहाँ पर एक मध्यम वर्ग की, एक आम व्यक्ति की आ जाती है, वो तरक्की के पैरामीटर पर कहाँ है? लोग अभी भी यहाँ पर कह रहे हैं कि बेरोजगारी है और महंगाई की समस्या से वो परेशान है। देखो, अगर हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास के साथ चल रही है। अंत्योदय का मतलब होता है जो आखिरी पंक्ति में व्यक्ति खड़ा है उसको आगे पहली पंक्ति में कैसे लाया जाए, उसको भी सारी सुख सुविधाएं, सारी फैसिलिटीज मिले जो हर एक आदमी को मिल रही है। तो हमारी सरकार ने गरीबों के लिए कितनी योजनाएं बनाई। आयुष्मान कार्ड की बात करें, चिरायु आयुष्मान कार्ड हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने चालू किया है, जिससे गरीब परिवार के लोग जो पैसे के अभाव में इलाज नहीं करा पाते थे या उनको इलाज के लिए अपने घर पे गिरवी रखकर, ब्याज पे पैसे लेकर या अपने जेवर गिरवी रखकर इलाज कराना पड़ता था, 5 लाख तक का इलाज वो लोग करा सकते हैं। और बहुत लोगों के इलाज हुए भी हैं। और गरीब परिवार के लोग जिनकी आय 1,80,000 से कम है, उनको बहुत सारी योजनाएं हमारी सरकार दे रही है। कोई काम करने के लिए अगर उसको कोई कर्ज चाहिए, लोन चाहिए, बिना गारंटी के बहुत कम ब्याज पे उसको लोन दिया जा रहा है। और बहुत सारे उनको लाभकारी योजना हमारे जो, अगर सिलेंडर की बात करें, कितने गरीब परिवारों को सिलेंडर हमारी सरकार ने, प्रदेश सरकार ने, केंद्र सरकार ने बांटे, कनेक्शन फ्री दिए। पहले 2014 से पहले सिलेंडरों की मारामारी हुआ करती थी, कितनी कमी होती थी, ब्लैक में लेना पड़ता था। अब हमारी माताएं बहनें जो लकड़ी पे या चूल्हे पे या अंगीठी पे खाना बनाती थी, उनकी आंखें भी खराब हो जाया करती थी, अब उनको उस चीज से निजात मिली है। और बहुत सारी योजनाएं, हर घर नल, हर घर जल की योजना, हर घर में पानी मिले। अमृत योजना के तहत गांव में पानी की नई पाइपलाइन डाली गई जो 25-25, 50-50 साल, 70 साल पुरानी थी। और इस तरह से बहुत सारी योजनाएं। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि ये डबल इंजन सरकार का कहीं ना कहीं एक बड़ा फायदा है जो हर रूप में यहाँ पर लोगों तक पहुँच रहा है। और जिस प्रकार से सरकार की एक भावना, एक मूल मंत्र है कि अंत्योदय की भावना के साथ सरकार काम कर रही है और पंक्ति में अंतिम खड़े व्यक्ति का विकास ही उसका जो है उद्देश्य है, उसका उद्धार उद्देश्य है। जन संवाद कार्यक्रम सरकार चला रही है, मुख्यमंत्री के द्वारा ये कार्यक्रम शुरू किया गया था। अब लगातार सभी जो पार्टी के नेता हैं, विधायक हैं, वो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। आप भी कई गांव का यहाँ दौरा कर चुके हैं, जनसंवाद कर चुके हैं। ये आपसे हम जानना चाहेंगे जी कि ये कार्यक्रम आप किस तरह देख रहे हैं कि पूरी रूपरेखा इसने बदल दी है, जनता से कितना ज्यादा यहाँ पर सरकार का संपर्क और अधिकारियों का संपर्क आप देख रहे हैं कि बढ़ा है और पारदर्शिता आई है? देखो, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी और गांव-गांव में जाके लोगों की जनता दरबार, खुला दरबार, सरकार आपके द्वार और जन संवाद कार्यक्रम के तहत लोगों से मिलना होता था। उनका अधिकारी गण उनके साथ होते थे, उनका तुरंत वहाँ पर मौके पे ज्यादातर का जो भी समस्या का हल, मांगों का हल हो जाता था। और जो समस्या, जो मांग वहाँ से हल नहीं होती थी, उनको मुख्यमंत्री कार्यालय भेजकर फिजिबिलिटी देखकर उनको भी दूर किया गया। पर माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे 6,000 से ज्यादा गाँव है, 6300 के करीब गाँव है हरियाणा में, सब जगह जा नहीं सकते थे। फिर उन्होंने अपने हमारे मंत्रियों को भेजा, उसके बाद हमारे सांसद भी गए। फिर अब उन्होंने कहा कि सब गाँव में हमारा जनप्रतिनिधि जाना चाहिए। उसके लिए आप विधायकों की भी जिम्मेवारी लगाई कि हमारे विधायक गाँव में जाकर, जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुने और मौके पे अधिकारियों को साथ ले जाकर जो वहाँ से हल हो सकती है वहाँ से हल करें, और जो वहाँ से हल नहीं हो सकती उनको मुख्यमंत्री कार्यालय भेजे और वहाँ से उनको कंसर्न डिपार्टमेंट के पास भेजकर उनको समस्याओं को, उनकी मांगों को पूरा किया जाए। तो
इस कार्यक्रम के द्वारा सर हम यही जानना चाह रहे हैं, आप कितना देख रहे हैं कि परिवर्तन आया है? पहले जो समस्याएं बनी रहती थीं और एक पारदर्शिता नहीं थी चीज़ों में कि प्रशासन जो है किस हद तक निवारण कर रहा है लोगों की समस्या का, आगे फाइल्स पहुंच रही हैं नहीं पहुंच रही हैं, सरकार भी एक प्रकार से जो पॉलिसीज चला रही है वो पॉलिसीज का फ़ायदा लोगों तक कितना पहुंच पा रहा है, इन तमाम बातों को लेकर एक स्पष्ट तस्वीर नहीं थी। लेकिन क्या आपको लगता है कि अब इस कार्यक्रम के माध्यम से वो तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो चुकी है, पारदर्शिता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और अब सीधा आप संपर्क कर रहे हैं तो इसका सीधा फ़ायदा ये मिल रहा है कि जनता क्या चाहती है वो अब आपको पता है? देखो, इसका मैं अपना खुद का अनुभव बताता हूँ, एक्सपीरियंस बताता हूँ। मुझे भी 7-8 अब तक विधानसभा में जाने का मौका मिला और वहाँ पर अधिकारी भी हमारे साथ थे और अधिकारियों से बात करके लोगों की ज्यादातर समस्या तो मौके पे दूर कर दी गई थी। कई समस्याएं छोटी मोटी होती थी, बिजली की, पानी की, और जो एक हमारे आलमपुर गांव है वहाँ पर एक ट्रांसफार्मर की बात थी कि ट्रांसफार्मर उनका नहीं लग पा रहा था, तो वहाँ पर कंसर्न अधिकारी एक्शन वगैरह साथ थे, तो उन्होंने साथ के साथ ही 2 घंटे में ट्रांसफार्मर लगा दिया। बहुत सारी बातें मौके पे ही, पुलिस भी साथ होती है, सारे अधिकारी साथ होते हैं, मौके पे ही बहुत सारी समस्याओं का हल हुआ और इससे हमारे को लोगों को अधिकारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ते कि भाई अधिकारियों के पास जाकर अपनी समस्या को, अपनी मांग को करे। अभी अधिकारी उनके गाँव में ही, उनके सामने ही आके बैठे होते हैं, तो उनका एक जो कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाता है कि अधिकारियों से रूबरू बात कर सकते हैं, भाई हमारे ये समस्या है, ये दिक्कत है, ये मांग है, तो उनको एक तुरंत उसका हल मिलता है। और जो वहाँ से नहीं दूर हो पा रही उन मांगों को हम सभी लिखित रूप में मुख्यमंत्री कार्यालय में हम भेज रहे हैं और वहाँ पर वो उनके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट को उनको भेजकर, उनकी जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है उनको भेजकर उनकी मांगों को, उनकी समस्याओं को दूर किया जा रहा है। जी सर, ये अभी हम आपसे जानना चाहेंगे, जब आप जनता के बीच पहुंचते हैं, समस्याएं उनके सामने से निकल के सामने आती हैं, किस चीज़ की अनुभूति सबसे ज़्यादा होती है? इस बात को लेकर संतुष्टि ज़्यादा होती है कि जनता तक जो है, जो सरकार योजनाएं चाह रही थी पहुंचाना वो पहुंच चुकी हैं और अधिकतर जो जनता है वो उन तमाम बातों को लेकर को है जागरूक है, या फिर इस बात को लेकर ज्यादा असहजता महसूस होती है कि कई समस्याएं जनता के बीच से निकल के सामने आ रही हैं और जो सरकार चाहती थी या आप चाहते थे वो सुविधाएं उन तक पहुंचे और जो योजनाएं हैं उनका लाभ उन तक पहुंचे, वो नहीं पहुंच पा रहा? किस चीज की अनुभूति सबसे ज्यादा? नहीं, देखो, अब हमारे जो अधिकारी हमारे साथ चलते हैं सभी डिपार्टमेंट के, कई चीजें जो ऑन द स्पॉट ही वो वहाँ पर बता देते हैं, जो भी ग्रामीण है या जो भी लोग वहाँ पर होते हैं कि भाई इसकी ये दिक्कत है तो उसका हल कैसे हो सकता है, या ये योजना के तहत या दूसरी योजना के तहत उनको इसका लाभ मिल सकता है। कई योजनाएं ऐसी हैं जिनका उनको ग्रामीणों को पता ही नहीं होता कि भाई ये भी योजना है जिससे सरकार हमें दे रही है या सरकार उनको दे रही है जिसका लाभ उनको मिल सके। तो बहुत सारी चीजें ऑन द स्पॉट ही उनको उसका लाभ और उनको उनकी योजना के बारे में पता लग जाता है। सर, परिवार पहचान पत्र में गड़बड़ियों को लेकर भी काफ़ी शिकायतें जो हैं गांव की जनता के बीच से निकल के सामने आई हैं और जैसे ये बात निकल के सामने आई थी कि जो सर्वे हुआ था उससे पेंशन जो है कई लोगों की कट गई है, सर्वे ठीक नहीं हो पाया है, तो यहाँ पर इस समस्या को लेकर आप क्या कर रहे हैं? इसके लिए हमने कई जगह कैंप लगाए, जगह जगह जहाँ भी हमें शिकायतें मिली कि भाई इस तरह में उनमें उनकी कमी है या कोई दिक्कत आ रही है, तो उनके लिए हमने बहुत सारे कैंप हर जगह लगाए हैं और उस कैंप से ज्यादातर समस्याएं दूर हो गई है। और अब मेरे नॉलेज में या मेरे संज्ञान में कोई ऐसी बात नहीं है आ रही कि भाई ये जो इस तरह की शिकायतें नहीं आ रही कि जो जिनको लोगों को अब दिक्कत हो रही है। चलिए सर, अब यहाँ पर हम बात करेंगे चुनावी साल को लेकर के। 2024 अब बहुत ज्यादा दूर नहीं रह गया है, लोकसभा चुनाव के बाद जो है विधानसभा चुनाव में भी यहाँ पर उतरना है, तो कौन कौन सी ऐसी चीजें, ऐसे उपलब्धियां यहाँ पर रहने वाली हैं जो आप जनता के बीच लेकर उतरने वाले हैं और क्या लगता है कि इस बार जो है जनता क्या फिर भरोसा जताएगी? देखो, हमारी कई सारी योजनाएं जो केंद्र सरकार माननीय मुख्यमंत्री हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी केंद्र की तरफ से योजनाएं दे रहे हैं गरीबों के बारे में, गरीबों के लिए, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत सारी लाभकारी योजनाएं हमारे लोगों के लिए बना रहे हैं जिससे गरीब लोगों को भी उत्थान मिले। जैसे आयुष्मान कार्ड की मैंने बात की थी कि भाई आयुष्मान कार्ड से लोगों को, जो गरीब परिवार के लोग हैं उनको उसका लाभ मिल सके, भगवान ना करे कोई किसी को बीमारी होती है, कोई एक्सीडेंट होता है, कोई हादसा होता है तो उनको पैसे के अभाव में उनको दिक्कत ना आए। तो बहुत सारी चीजें हैं और
मेरी जो विधानसभा की बात करते हैं, विधानसभा में बहुत सारी चीजें मैंने भी मांग रखी है कि केंद्र विद्यालय हमारे ग्रेटर फरीदाबाद को मिले, जो नया सिटी नया शहर बसने जा रहा है। एक इंटरनेशनल लेवल का एक इंडोर स्टेडियम हमें मिले, जिससे हमारे यहाँ के युवा, हमारे बच्चे उसमें खेल सके, प्रैक्टिस कर सके और देश का, प्रदेश का नाम रोशन कर सके। और बहुत सारी जो हमारी यहाँ की जनता के लिए जो कई बार हमारी और मेन मांग तो ये है, और एक हमारा बॉम्बे बड़ौदा एक्सप्रेसवे जो बनकर ऑलमोस्ट तैयार है और 1-2 महीने में बन जाएगा। इससे भी हमारे आने वाले समय में हमारे लोगों को अगर कहीं जयपुर जाना है, बॉम्बे जाना है, जो पहले 10 घंटे मतलब पहले 2 दिन 3 दिन भी लग जाते थे बॉम्बे जाने में, अब 10 से 12 घंटे में हम बॉम्बे जा सकेंगे। बहुत सारी परियोजनाएं हमारी सर, जिन दो चीजों को अभी आपने यहाँ पर मेंशन किया कि आपने केंद्रीय विद्यालय की मांग की है, इंडोर स्टेडियम की यहाँ पर मांग की है, तो उन पर कितना काम आगे बढ़ पाया है? क्या भी हमने ये मैंने विधानसभा में भी उठाया। एक टाउन पार्क के लिए भी मैंने मांग की थी कि भाई टाउन पार्क हमें यहाँ मिले, तो उसके लिए जगह की तलाश कर रहे हैं कि भाई हमें जगह मिल जाए, जिससे ये जो चीजें हैं टाउन पार्क है और इंडोर स्टेडियम हमें मिल जाए, तो उसके लिए काम चल रहा है और जल्दी मुझे उम्मीद है ये काम हो जाएगा। और एक बाईपास जो मझावली पुल तक जो एक रोड हमारी जाती है तिगांव की, बल्लभगढ़ तिगांव मझावली, उसके लिए बाईपास सेक्टर 8 से और घरौड़ा तक एक MITC की कैनाल है, नहर है, उसके एक बाईपास के लिए भी मैंने विधानसभा में उठाया था कि एक बाईपास हमें मिल जाए, जिससे आने वाले समय में जो मझावली पुल का जो ट्रैफिक होगा वो हजारों गाड़ियां जाएंगी, हजारों गाड़ियां आएंगी, तो जाम ना लगे तिगांव में, इसलिए बाईपास की भी मैंने मांग रखी है। ठीक है सर, यहाँ पर कांग्रेस जो है वो खुलकर कह रही है कि हम 10 की 10 लोकसभा सीटों पर जो है सक्षम है, अकेले चुनाव लड़ने में, विधानसभा चुनाव भी हम लड़ेंगे। हालांकि बात यहाँ पर ये हुई थी इंडिया गठबंधन के तहत जो है सीट बंटवारे के तहत चुनाव लड़े जाएंगे। कांग्रेस लेकिन खुलकर यहाँ पर जो प्रदेश की इकाई है भूपेंद्र हुड्डा इस बात को लगातार दोहरा रहे हैं, बता रहे हैं कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अगर बात यहाँ पर बीजेपी की करें, गठबंधन में सरकार चल रही है जेजेपी के साथ, क्या ये गठबंधन आगे भी इसी तरह से बरकरार रहने वाला है? संगठन जो है, पार्टी अपने आप को संगठन के लिहाज से बहुत मजबूत बताती है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने की बात करती है, लेकिन क्या गठबंधन में चुनाव लड़ने वाली है बीजेपी? देखो, ये तो हमारा हाईकमान तय करता है कि भाई किसके साथ लड़ना है, गठबंधन में लड़ना है या नहीं लड़ना है। ये तो ये हाईकमान के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे वो आगे चुनाव लड़ेंगे, या किसके साथ लड़ेंगे या किसके साथ नहीं लड़ेंगे। क्योंकि पार्टी में शामिल जो कुछ बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह की ही अगर बात करें तो वो कहते हैं कि कोई जरूरत नहीं है गठबंधन की, बीजेपी अकेले ही चुनाव लड़ने में सक्षम है। देखो, मैंने पहले भी बताया आपको, फिर बता रहा हूँ कि ये हमारा हाईकमान तय करता है, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है कि भाई किसके साथ लड़ना है, किसके साथ नहीं लड़ना, ये सब वही तय करेंगे। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव अब लगभग जो है अंतिम अपने चरण में पहुंच चुके हैं। नतीजे क्या कहते हैं, क्या रहने वाले हैं नतीजे, और क्या आप मानते हैं 2024 के ये सेमीफाइनल के तौर पर नतीजे देखे जाएं? सेमीफाइनल क्या, हमारे लिए तो सब सेमीफाइनल फाइनल की बात नहीं है। हमारा जो हम जितने भी राज्य में चुनाव हो रहे हैं, हम सब में मजबूती से लड़ रहे हैं, और आने वाली 3 तारीख को चुनाव के नतीजे भी आ जाएंगे। और लोकसभा में हम पहले भी मजबूत थे, आज भी मजबूत है, और हमारी सरकार केंद्र में भी बनेगी, और फिर दोबारा जब विधानसभा के चुनाव आएंगे, विधानसभा में भी हमारी सरकार बनेगी। लेकिन इस बार चुनावी मैदान में जो है आम आदमी पार्टी भी ताल ठोक रही है, और हरियाणा में लगातार अपने संगठन को पार्टी मजबूत भी कर रही है। उसका दावा है कि सरकार बनाने की इस बार स्थिति में होगी वो। देखो, ये तो सपने, मुंगेरी लाल के सपने जैसी बात है। यहाँ पर कहाँ उनका वजूद है, हरियाणा में कोई वजूद तो है ही। सर, वजूद तो यहाँ अगर बात करें तो पंजाब में भी नहीं था, जब दिल्ली में यहाँ पर चुनावी मैदान में उतरे वजूद तो वहाँ भी नहीं था। देखो, वहाँ पे कांग्रेस कमजोर हुई थी। पंजाब में हमारी तो वोट परसेंटेज पहले जितनी थी उतनी आई, और कांग्रेस की वोट डाइवर्ट होके आप पार्टी में गई थी। और यहाँ भी अगर ऐसे होता है तो कांग्रेस को ये नुकसान पहुंचाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संगठन सबसे मजबूत है, और यहाँ जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, हमें किसी से कोई डर नहीं है, चाहे कोई पार्टी यहाँ लड़े या कोई पार्टी यहाँ आए। तो आप कह रहे हैं, कहने का मतलब यह है कि हरियाणा में कांग्रेस जो है मजबूत है या कमजोर है?
क्या मतलब निकाले आपकी बात? कांग्रेस हटाए मजबूत है, कमजोर, इनके आपस नहीं, में आपने झगड़े, कहा आपस दिल्ली में में कांग्रेस कमजोर हुई थी इसलिए आम आदमी पार्टी जो है सत्ता पर काबिज हो गई, लेकिन हरियाणा की मैंने अगर ये बात कहने करें तो आप मान रहे हैं क्या फिर कि कांग्रेस मजबूत है और यहाँ पर हावी नहीं हो सकती आम आदमी पार्टी? मैंने कहने का मतलब ये है कि जो भी ये नुकसान करेंगे, कांग्रेस का नुकसान करेंगे, भारतीय जनता पार्टी का नुकसान नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप मानते हैं बीजेपी को कोई खतरा नहीं है आम आदमी पार्टी के चुनावी मैदान में उतरने से? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अंतिम प्रतिक्रिया मैं आपसे चाहूंगी सर, विधानसभा के विकास को लेकर आगे कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स रहने वाले हैं जिन पर आप आगे बढ़ रहे हैं, विजन क्या रहने वाला है 2024 के लिए? देखो, मैंने बताया आपको, बाईपास की बात करी, जो तिगांव के लिए मजावली रोड को जोड़ेगा बाईपास, एक टाउन पार्क की बात हम कर रहे हैं, एक केंद्रीय विद्यालय की बात हम यहाँ पर लाने की कर रहे हैं, एक इंडोर स्टेडियम यहाँ पर हमारे बच्चों को, युवाओं को मिले, उसकी बात कर रहे हैं, एक नया सब स्टेशन और दो तो बन गए, एक नया सब स्टेशन और 89 सेक्टर में मिल जाए कि आने वाले समय में यहाँ जो नई सोसाइटीज, हाई राइज बिल्डिंग आ रही है, वो यहाँ पर उनको सब स्टेशन से बिजली मिल सके। ये मेन मांगे हैं हमारी, और बाकी तो सारी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी कर दी। ठीक है, चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में, इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो अभी आप देख रहे थे, सुन रहे थे तिगांव से बीजेपी विधायक राजेश नागर को, जिन्होंने दावा किया है कि 2024 में भी पार्टी रिपीट होगी, लोकसभा में भी पार्टी जो है 10 की 10 सीटों पर फिर से जीत दर्ज करेगी और विधानसभा में भी पार्टी जो है जीत दर्ज करने में कामयाब होगी। और अपने विधानसभा क्षेत्र को लेकर भी उन्होंने बात रखी, कहा कि विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और विकास लगातार जारी रहेगा। तिगांव की जनता एक बार फिर उन पर भरोसा जताएगी, लेकिन आने वाले समय में क्या होगा ये देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।